हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जेईई मेन जून 2022 के जो पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर है 25 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर। 25 जून को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसका मैथमेटिक्स वाला पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सवाल था इस पेपर में वो सेट थ्योरी पे बेस्ड सवाल था। इसमें आपको दो सेट गिवन है। सेट ए के बारे में बोल रखा है। सेट ए में वो सारे एक्स हैं, रियल नंबर ऑफ कोर्स, बिलोंग्स टू आर, जिनके लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस वन जो है वो लेस देन 2 है। और सेट बी में वो सारे रियल एक्स हैं जिनके लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो बहुत सिंपल सा ही सवाल है, ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ये मोड इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूं, अगर मैं ए को सोल्व करूं तो अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन 2 है, इसका मतलब एक्स प्लस वन रहा होगा -2 से 2। यही वो नंबर है जिनका मोड लेने पे क्या आएगा, 2 से कम आएगा। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स क्या रहा होगा भाई, -3 से 1। तो सेट ए जो है आपका वो क्या आ गया, -3 से 1। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड को भी सोल्व कर लेंगे। बी जो है उसमें दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो फिर एक्स माइनस वन क्या रहा होगा, या तो -∞ से -2 रहा होगा या 2 से इन्फिनिटी रहा होगा। यही वो नंबर है जिनका मोड ले लूं तो 2 या 2 से ज्यादा है। क्लियर है। 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दूं तो क्या है, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा सेट बी हो गया। करेक्ट। तो सेट ये था, मैं बी भी यहीं लिख देता हूँ। सेट बी हो गया -∞ से -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब तो ऑप्शन से चेक करना था आपको। कुछ ऑप्शन गिवन है, जैसे पहले ऑप्शन में बोल रखा है a माइनस बी कैलकुलेट करके बताओ। तो a माइनस बी का मतलब है a में से वो हटा दो जो दोनों में है। दोनों में कौन सा पार्ट है वो यहाँ लिख देता हूँ। a इंटरसेक्शन b क्या है होगा भाई, कॉमन पार्ट देखो दोनों में। इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, ये 3 से ज्यादा है, 1 से कम है। इन दोनों में कॉमन रहा होगा, और कॉमन पार्ट क्या है होगा, -3 से लेके -1 और -1 पे क्लोज। ये भी ध्यान रखना, ये जो पार्ट है दोनों में है। करेक्ट। तो a माइनस बी बोलता है a में से सब्ट्रैक्ट कर दो a इंटरसेक्शन b। तो a में से अगर मैं ये पार्ट हटा दूं क्या बचेगा भाई, -1 तक हटाना है क्या, तो क्या बच जाएगा, -1 से 1 बच जाएगा। करेक्ट, ये गिवन है। बट ये तो करेक्ट ऑप्शन है, आपसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सिमिलरली b माइनस ए निकालो, b में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करो भाई। b में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा, -∞ से -3 के आगे का सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -3 तक तो बचे, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हो गया तुम्हारा b माइनस ए। इसने r माइनस करके दिया हुआ है क्या, तो इसी को अगर मैं r माइनस करके लिखूं तो r में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, -3 से 3 के बीच के नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा कुछ है क्या ना, गलत दिया हुआ है। इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो कि मॉडरेट प्रॉब्लम है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन है, ये तो सोल्व कर लोगे। मोड इनइक्वालिटी तो हम क्लास में सोल्व करवाते ही हैं। दिक्कत ये वाला पार्ट में आएगा, a माइनस बी, बी माइनस ए। हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ कर दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है पहले। नेक्स्ट जो सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं। पहली है x² -2bx + 15 = 0, और बोल रहे हैं इसके रिपीटेड रूट है। दोनों रूट क्या है, अल्फा अल्फा है इसके। और दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -2bx + 21 = 0, इसके रूट अल्फा बीटा है। तो फिर वैल्यू बताओ α² + β² की, ये आपसे पूछ लिया। करेक्ट। तो हम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते ही हैं। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूं कितना आया, 2α, 2b/a हो गया क्या, नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, α² विच इज 15/a। ये तो पहली इक्वेशन से लिख लिया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो कितना आया, 2b, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 21। ये काम तो कर ही लोगे। क्लियर है। अब एक चीज और नोटिस करो, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है क्या, दोनों जो इक्वेशन है इनका एक रूट अल्फा है क्या। तो कॉमन रूट के लिए अगर मैं सोल्व करूं, सोल्व करने के लिए क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो a - 1 टाइम्स x², ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा भाई,
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6 अपॉन ए माइनस 1। ये कॉमन रूट ही तो है, और कॉमन रूट तो क्या है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली आ गई 6 अपॉन ए माइनस 1, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है 15/a। सोल्व कर लो दोनों को, तो 3 से कैंसिल कर दूं क्या, ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2a इज इक्वल टू 5a माइनस 5, ये आई क्या, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। कर लोगे चीज तो कैलकुलेट। अब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 अपॉन a विच इज 5/3। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9 आती हुई दिख गई क्या, नहीं, तुमसे क्या पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बीटा स्क्वायर और चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा, स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो गया, ये 441 बनता है क्या, नहीं, तो अल्फा स्क्वायर वैल्यू तो 9 है, तो 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 4 टाइम्स हुआ तो 36, 81, 49 आ गया क्या, ऐड कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई 58, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इस सवाल को आप बोल सकते हो कि हाँ इजी सवाल है, ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आप लिखते ही हो, उसी पे बेस्ड सवाल है। क्वाड्रेटिक का जो इनिशियल पार्ट है, जहाँ बहुत स्टार्टिंग वाला पार्ट है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी पे सवाल है। थर्ड जो सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर का है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये जनरली हम क्लास नोट में करवाते हैं, डायरेक्ट सवाल आया है क्लास नोट से ही। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, एक बोल रखा है Z1 बार इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z2 बार, एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और एक आर्ग्यूमेंट में दे रखी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 बार ये कितना है पाई है। तो आर्ग्यूमेंट पे ही कमेंट करवाया है, बेसिकली आपको सोल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को, करेक्ट। तो अगर मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लूं तो Z बार का कॉन्जुगेट क्या आएगा, Z1 बार का Z1 हो जाएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z2 लिख सकता हूँ क्या, आयोटा से किधर डिवाइड कर दूं, -1 बाय आयोटा क्या होता है, आयोटा ही होता है, तो यहाँ से आपको Z2 मिल गया आयोटा Z1। क्लियर है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार, किसके इक्वल, पाई के इक्वल, और Z2 बार का आर्ग्यूमेंट जो है Z2 के आर्ग्यूमेंट का नेगेटिव होता है क्या, तो इसको लिख सकता हूँ प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, Z2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ये Z1 था भी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इंटू Z1, वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई। अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये पाई/2 हो गया क्या, उधर ले जाओ, पाई माइनस पाई/2 कितना हो गया, 3π/2 हो जाएगा, नहीं पाई माइनस पाई/2 तो पाई/2 ही बचेगा, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ये जो आया होगा ये कितना आया होगा, पाई/4 आया होगा, ऐसा ही कुछ गिवन है ऑप्शन सी में कि Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है, पाई/4 है। क्लियर है। तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो इजी सवाल ही है, इस पेपर में है भी कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बहुत जल्दी हो जाएंगे, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, आपको आना चाहिए बस ये कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है, जेई का फेवरेट टॉपिक है, इससे तो सवाल पूछता ही है जेई। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपको 3 इक्वेशन दे रखी है, और बोल रहा है कि एक की वैल्यू बताओ ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए, वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्या नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो आप नो सॉल्यूशन के लिए देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है, वो हटा देंगे। क्लियर है। तो ऐसे सवाल करने का एक तरीका तो ये है, डेल्टा निकाल लो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। नो सॉल्यूशन के लिए उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नहीं, दूसरा आसान तरीका ये है, आप एक को एलिमिनेट कर दो एक्स वाई जेड में से जो इजिली कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे वाई का जो कोफिशिएंट है सारे नॉन है क्या, तो मैं y को एलिमिनेट कर लेता हूँ, और y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3y है क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बन गया, -12x, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो हो जाएगा k -12x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बने, 9z बने क्या, प्लस 14 हो गया, कितना हो गया 23z, ये 12 हो गया क्या, 12 25 सब्ट्रैक्ट करूँ तो -30। कर लोगे ये काम तो,
सेम इसमें से y को एलिमिनेट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूं कितना बने -16, -15 करूं तो -x ही बचेगा। ये तो उड़ गया, कितना बचे 12, 12 प्लस k हो गया क्या, तो k प्लस 12 लिख दूं क्या। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया क्या, कितना बचे 30। अब ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल टाइप बन गया क्या। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है क्या, लगा तो आंसर मिल जाएगा। तो k माइनस 12/-1 ये इक्वल होना चाहिए 23/k प्लस 12k, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, ये कितना बन गया -1। ठीक है, तो पहले इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं कितना बन गया, k स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना 144 माइनस 23, इधर ले आओ k स्क्वायर 121 आ गया क्या, तो k की वैल्यू +-11। क्लियर है। और अब बहुत आराम से चेक कर सकते हो कि 11 रखूं तो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, -1 तो नहीं बन रहा है। -11 रखूं तब 23 बन रहा है, -1 तो नहीं बन रहा है। नहीं, अब गलती मत कर देना, ये आंसर नहीं है, ये k की वैल्यू है किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। और तुमसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन आना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन आना चाहिए मतलब k की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो आपका आंसर होना चाहिए r -11 एंड 11, ये ध्यान रखना। करेक्ट। तो फोर्थ में ऐसा कुछ गिवन है क्या अभी, हाँ ऑप्शन डी में गिवन है ना, ऑप्शन डी है ना, डी में गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजी सवाल ही है, क्लास में भी करते हैं और हमें बोलते भी है कि जय इस पार्ट से सवाल पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट जो सवाल है लिमिट का है, आपको एक लिमिट दे रखी है, देखने में भयानक सी लग रही है लेकिन फालतू सवाल है। π/2 रखूं तो चेक करो पहले कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये तो इन्फिनिटी बनेगा और ये 1 बन गया क्या साइन, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9 का √3, ये भी क्या बन रहा है 9 ही बन रहा है। नहीं तो कौन सी फॉर्म है भाई, इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी, जो भी आप लिखो। क्लियर है। तो सबसे पहला काम तो रेशनलाइज करना चाहिए, x टेंस टू π/2 10 स्क्वायर x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 4 प्लस √, यही sin स्क्वायर x प्लस 6 sin x प्लस 2। क्लियर है। तो अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा इसी से तो स्क्वायर हो जाएगा, a² - b² रूट हट जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बचेगा sin स्क्वायर x, 3 sin x माइनस 6 है तो -3 sin x, 4 - 2 प्लस 2, ये बच गया क्या। ठीक है, एक और चीज नोटिस करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है π/2 रखूं तो, ये भी 3 बन रहा है, ये भी 3 बन रहा है, माइनस था तभी तो 0 बना, प्लस है तो ये तो कितना हो गया 6 हो गया क्या, इसको तो अलग कर दूं क्या, लिमिट x टेंस टू π/2, ये तो 1/6 को तो अलग कर दिया, 10 स्क्वायर x इंटू फैक्टर बन जाएंगे, बन तो जाएंगे, एक तो बनेगा sin x -1, एक बन जाएगा sin x -2। अगेन इस वाले फैक्टर में π/2 रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कितना बन रहा है -1, इसको अलग कर दो फिर से, लिमिट x टेंस टू π/2, यहाँ पे इसको -1 लिख दूं तो ये कितना हो गया -1/6। ये वाला पार्ट बचा खाली आपका। नहीं, इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा है π/2, यहाँ भी क्या बन रहा है π/2, और हम चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट 0 बने। आर्ग्यूमेंट 0 बनाने के लिए इसको π/2 से रिड्यूस करके लिख दूं क्या, ऐसा लिख दूं कोट स्क्वायर π/2 - x, इसको भी लिख सकता हूं cos ऑफ π/2 - x -1। ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जाऊं क्या, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू π/2 1/6, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1 माइनस cos ऑफ π/2 - x डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ऑफ π/2 - x लिख सकता हूं क्या। अब ढंग से ऑब्जर्व करो, 10 का आर्ग्यूमेंट 0 बन रहा है क्या, तो मैं काम करता हूं π/2 - x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, π/2 - x का स्क्वायर, ये दोनों स्टैंडर्ड लिमिट बन गई क्या, ये तो tan θ/θ टाइप ही बन गई, जहाँ पे थीटा किसको टेंड करता है 0 को, 1 हो गई क्या, 1 माइनस cos θ/θ स्क्वायर कितनी होती है 1/2, तो दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है, कितना आ गया 1/6 इंटू 1/2 1/12, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
1/12 कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई? ऑप्शन ए में गिवन है। क्लियर है? तो इस सवाल को भी तुम बोल सकते हो मॉडरेट है। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, देख के ही कुछ लोग तो छोड़ देते हैं कि इसका क्या करें, बट हाँ इस टाइप के सवाल भी हम क्लास में करते हैं। आप सिर्फ रेशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद होनी चाहिए बस। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपको दो पैराबोला गिवन है और आपसे पूछा है एरिया बाउंडेड बताओ दोनों पैराबोला का कितना है। तो दोनों जो पैराबोला हैं बहुत सिंपल सी हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा x-1/2। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना आ गया? 1/2, 0। एक्सिस कौन सी है? y = 0 मतलब x एक्सिस है और ये लेटेस्ट रेक्टम है। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूँ तो सेम बन जाए x-3/4। तो इसका जो वर्टेक्स आएगा वो क्या जाएगा? 3/4, 0। बनाओ भी दोनों को। तो अगर मैं दोनों को ड्रॉ करूं, सपोज ये 0 है, एक का वर्टेक्स तो कितना है? 1/2 है, ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा है नहीं, और दूसरे का वर्टेक्स कितना है? 3/4 है। इस टाइप का कुछ बन रहा है कि इसका LR ज्यादा है भाई। LR ज्यादा है तो इसको कट कर रही होगी कहीं ना कहीं, नहीं? एरिया बाउंडेड तो यही बना। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो 2x-1 इक्वल होना चाहिए किसके? 4x-3 से। कर लोगे सोल्व? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। और अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर y² कितना बना? 2 - 1 ही हो गया क्या? यानी y की वैल्यू कितनी आई? +-1। करेक्ट? तो ये जो y की वैल्यू है ये तो कितनी है? 1 है, और ये जो y की वैल्यू है कितनी है? माइनस। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर आपको चाहिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके निकाल लूं क्या? ये कर्व राइट साइड में है, ये कर्व लेफ्ट साइड में। नहीं, एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है कंप्लीटली सेम आए होंगे, क्योंकि पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो मैं काम करता हूँ, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स 0 to 1, 0 से 1 इंटीग्रेट कर दो। ये कौन सा पैराबोला था भाई? P2 था क्या? ये P1 है। x कोऑर्डिनेट ऑफ P2 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ P1 dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, लिख डालो दोनों की वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 P2 के लिए x की वैल्यू बोलो भाई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y² + 3/4 माइनस P1 के लिए कितनी आ जाएगी? y² + 1/2 dy। ये आपका आंसर है। कैलकुलेट कर लो, अब तो कैलकुलेशन ही बची। 2 × 0 to 1, y²/4 है, y²/2 है, तो -y²/4 बच जाएगा, और 3/4 - 1/2 + 1/4 बच जाएगा dy। करेक्ट? आंसर बोल दो। 0 रखने की तो जरूरत है नहीं, अपर लिमिट 1 है, 1 रख दो खाली। तो ये बन जाएगा 2 × y³ बना क्या? -1/12, और ये तो 1/4 ही आएगा। नहीं, कितना बन गया भैया? थोड़ा सा और कैलकुलेट करो। इसको 3/12 लिख दूं क्या? तो 1/6 हो गया क्या? 1/3 बच जाए। ये आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को भी मैं इजी बोलूंगा क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड कर्व जैसा ही है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। एरिया वगैरह इतना तो पढ़ते ही हम लोग। नेक्स्ट जो सवाल है बाइनोमियल थ्योरम का है। आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है और पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻101 बताओ। तो पहले तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत आराम से, एक जीपी है। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? x की पावर देख लो, यहाँ पे 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक है? 500। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आए होंगे? 501 आए होंगे। नहीं, कॉमन रेशियो क्या रहा होगा? x की पावर इंक्रीज हो रही है और 5 + x की पावर कम हो रही है क्या? तो कॉमन रेशियो x/5 + x टाइप रहा होगा। करेक्ट? सम निकाल दो जीपी का। तो जीपी का सम क्या हो जाएगा? a विच इज 5 + x⁻500 into 1 minus common ratio x/5 + x⁻, number of term which is 501 divided by 1 minus r is x + 5। ये रहा हो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो भाई। सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ कितना आ गया? पहले तो डिनोमिनेटर देख लो, 5 + x⁻, 501 है क्या? 500 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो पूरा एलसीएम से कैंसिल हो गया। क्या बचा? 5 + x⁻, 501 माइनस x⁻501 डिवाइडेड बाय, यहाँ बचेगा 5 + x - x 5। ठीक है, तुमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x⁻101, ये बताओ। तो यहां से तो आएगा नहीं,
इसी से आया होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से। तो 1/5 इंटू इस वाले में x की पावर 101 का कोफिशिएंट, और x की पावर r का कोफिशिएंट आप निकालते ही हो NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r ऐसे लिखते हो क्या। तो 101 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 501c 101 5 टू द पावर 101 नहीं, इनिशियली कितना आएगा 101 में 101 कम कर दो 400 बचेगी क्या, निकाल लोगे इंटू एक्स टू द पावर 101 ही तो आएगा। तो कोफिशिएंट ही है भाई, एक 5 अगर कैंसिल कर दूं तो 501 c 101 5 टू द पावर 399 ये आया होगा x की पावर 101 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 101 का कोफिशिएंट कौन से ऑप्शन में है अभी, ऐसा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट में फिर भी रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर से वही है, थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी आपको ढंग से निकालना पड़ेगा। इसके बाद भी थोड़ी गलती मत कर देना, ये जनरल टर्म में सिंप्लीफाई कर दो, इसका जनरल टर्म लिखोगे उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट क्या है। नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का सवाल है, एजीपी, एक एजीपी गिवन उसका सम आपको निकालना है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हम लोग क्लास में करवाते ही हैं। एजीपी का सम कैसे निकालते हैं, ये जो जीपी जैसा दिख रहा है उसका कॉमन रेशियो क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को, और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो। 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 3, 2 को करूं तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू 3 टू द पावर 10, इससे पहले क्या रहा होगा 9 रहा होगा, उसको 3 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं 3 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बन गया, ये तो हो गया -2s, ये बचा 1, यहाँ से यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर रहे हो गया तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 3 स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 टू द पावर 9 बन जाएगा। 1 को भी इंक्लूड कर लूँ क्या, ये भी इसी सीरीज का पार्ट है, और ये सब्ट्रैक्ट करूँ तो -10 इंटू 3 टू द पावर 10। ठीक है, जीपी है, कितने टर्म लिखे हुए हैं 10 टर्म्स है, निकाल लोगे सम। तो इसका जो सम आया होगा कितना होगा 3 की पावर 10 -1 अपॉन 3 -1, इसका एक फैक्टर ये रहता है, दूसरा ये आता है, ऐसे निकाल लो चेक, नहीं -10 इंटू 3 टू द पावर 10। एलसीएम ले लो भी, एलसीएम कितना आया 2 आया क्या, तो ये हो गया 3 की पावर 10 और -20 टाइम्स 3 टू द पावर 10, तो -19 इंटू 3 टू द पावर 10, और 2 1 है यहाँ पे, यही बचेगा बस -1। 2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो तो माइनस तो प्लस हो गया, 19 इंटू 3 टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन बी में गिवन है। ध्यान रखना बी और डी में थोड़ा ही फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप बोल सकते हो इजी है, इससे इजी सवाल क्या होगा भाई। नेक्स्ट जो सवाल है ये वेक्टर 3D का है, आपको दो प्लेन गिवन है P1 और P2, ये दो प्लेन है, और बोल रखा है एक प्लेन P है जो इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, और साथ ही साथ में एक पॉइंट से पास कर रहा है 2 1 -2 से। तो दो पॉइंट गिवन है, पोजीशन वगैरह पूछ रहा है कि प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो पहले उस प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इस प्लेन की इक्वेशन को मैं 3D में लिखूं तो ऐसा लिख दूं क्या, ये क्या आ जाएगा, ये तो इसका नॉर्मल है, तो हो जाएगा x + 3y - z - 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, क्या लिखोगे 2x - y + z - 3 = 0। तुम्हारा रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो हो जाएगा P1 + लैम्डा P2 = 0। फैमिली ऑफ प्लेन से पढ़ते हो गए, रख दो वैल्यू। तो x + 3y - z - 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x - y + z - 3 = 0। ये वो प्लेन है, किससे पास कर रहा है, पॉइंट सेटिस्फाई करो अभी, पॉइंट है 2 1 -2, रख दो वैल्यू। 2 रखूं तो कितना बन जाए, ये बन गया 2 + 6 2 + 3, यहाँ रखूं तो बन गया 2 + 3 + 2 - 5 लैम्डा टाइम्स, इसमें रखूं तो ये बन जाएगा 4 -1 -2 -3 = 0। कैलकुलेट करो भी, 2 ही बचा क्या, यहाँ कितना आ जाएगा, ये -6 -2 लैम्डा बचा क्या, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आती हुई दिख गई है। लैम्डा 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो प्लेन P की इक्वेशन क्या आ जाए, यहाँ 1 रखूं तो x + 2x कितना हो गया 3x हो गया, -y + 3y 2y हो गया, -z
और प्लस जेड, ये तो कैंसिल ही हो गया अभी, -5 -3 -8 इज इक्वल टू 0। ये वो प्लेन है। अब आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई। मैं लिख देता हूँ दोनों पॉइंट्स को। एक्स का पोजीशन वेक्टर है i -2j + 4k, तो ये हो जाएगा 1 -2 4, ये हो गया 5 -1 2। ठीक है, तो x + y y - x अब निकाल लोगे। तो मैं अगर x सेटिस्फाई करवा के देखूं इस प्लेन में, x की वैल्यू रखूं तो क्या है, ये बनेगा 3 -4 -8, नेगेटिव आ रहा है क्या। और यही मैं y सेटिस्फाई करवाऊं अगर, तो y रखूं तो कितना हो जाएगा, हो गया 15, ये बन जाएगा -2 -8, पॉजिटिव दिख रहा है क्या। तो अपोजिट साइन क्या रहे हैं, इसका मतलब x और y जो है वो प्लेन के अपोजिट साइड रहे होंगे, एक साइड x रहा होगा, दूसरे साइड y रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन में गिवन था अभी, कौन सा में, ऑप्शन सी में गिवन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सवाल इजी है, आप फैमिली ऑफ प्लेन भी पढ़ते हो, प्लेन की इक्वेशन निकालना, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन, ये भी पढ़ते हैं, तो सारा कुछ हम क्लास में पढ़ते हैं वाला। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल सर्कल का सवाल है। आपको बोल रखा है एक सर्कल के सेंटर का लोकस बताओ जो y एक्सिस को भी टच कर रहा है और ये गिवन लाइन को भी टच कर रहा है। तो सेंटर का लोकस अगर चाहिए तो मान लो जो सेंटर है वो h, k रहा होगा। मान लिया सर्कल का सेंटर क्या, h, k। तो पहली चीज, अगर y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल और उस लाइन को भी टच कर रहा है, कौन सी लाइन, y = -x ही है, यही वो लाइन है, x + y = 0। नहीं, तो एक ऐसा कोई सर्कल है जो इस लाइन को भी टच कर रहा है और इस y एक्सिस को भी टच कर रहा है, इस टाइप का कोई सर्कल रहा होगा। तुमसे पूछा उसके सेंटर का लोकस बताओ। एक चीज नोटिस करने वाली है, इसकी जो रेडियस रही होगी वो मोड h ही रहा होगा। क्लियर है, तो रेडियस अगर ये है तो ये भी तो टेंजेंट है उसकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दूं क्या, ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h + k डिवाइडेड बाई √2 का मोड, ये कितना आना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए, विच इज मोड h। स्क्वायर कर दो, h² + k² + 2hk, इधर हो जाएगा 2h², नहीं उधर ले जाओ भी, तो h² - k², ये 2hk को इधर ही रहने दो। अब लोकस की इक्वेशन लिखनी है तो h की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो, k की जगह y, 2xy, ये वो इक्वेशन रही होगी। क्लियर है, आगे सेंटर का लोकस कौन से ऑप्शन में दे दिया अभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना सी में y² - x² है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सवाल भी इजी है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, नंबर 11। नंबर 11 में आपको बोल रखा है कि एक इन्वर्टेड कोन है इस टाइप का कुछ, इसमें आप वाटर फिल कर रहे हो, किस रेट से वो रेट गिवन है। तो बेसिकली वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज ही है वो, तो dV/dt ये दे रखा है 1 cm3/s। ठीक है, और इसकी जो हाइट है और जो डायामीटर है वो गिवन है। मान लो रेडियस R है और हाइट जो है वो H है, ये पूरी जो हाइट है ये वाली, तो ये दोनों आपको गिवन है, R भी गिवन है, H भी गिवन है। R कितनी है भाई, हाइट जो है तो 35 सेंटीमीटर है और डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी रही होगी, 7 रही होगी। और मान लो आप अगर वाटर इसमें फिल कर रहे हो तो लेवल ऑफ वाटर राइज होगा, नहीं, तो जब इसकी हाइट ये वाला मान लो पानी इतना है, स्मॉल h रही होगी, उस टाइम पे रेडियस में स्मॉल r ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज तो ये दोनों जो ट्रायंगल बने होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही है क्या, ये दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे, सिमिलर बनेंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल रहा होगा, R अपॉन स्मॉल r, ये इक्वल रहा होगा H अपॉन स्मॉल h। यहाँ से r और h में रिलेशन मिल जाएगा, R कितना है 7 है, H कितना है 35 है अपॉन स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, h की वैल्यू लिख लेता हूँ, h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5r आ गई क्या। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई r² इंटू h। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा 5 π/3 r³ हो गया क्या। डिफरेंशिएट कर दो, dV/dt ये हमें मालूम है
तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि इस टाइम पे जब हाइट कितनी रही होगी, स्मॉल एच की वैल्यू गिवन है भाई, जब स्मॉल एच कितना रहा होगा, 10 सेंटीमीटर रहा होगा, उस टाइम पे जो सरफेस एरिया है इसकी रेट ऑफ चेंज बताओ। तो सरफेस एरिया क्या होता है, बेसिकली पाई आर एल ही होता है क्या, एल ये स्लैंट हाइट ही होती है क्या ये वाली, नहीं, तो मैं इसको एल को लिख सकता हूँ आर में और एच में, क्या बन जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर इज नथिंग बट 25 आर स्क्वायर, तो 26 आर स्क्वायर हो गया क्या, ये आ गया रूट 26 पाई इंटू आर स्क्वायर। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो ds अपॉन dt ये तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट 26 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो डी आर बाई डी टी की, डी बाई डी टी तो गिवन ही है, कितना है 1 है, तो यहाँ से डी आर बाई डी टी ये कितना हो गया 1 अपॉन 5 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो डी एस अपॉन डी टी ये तुम्हारा हो जाएगा 2 रूट 6 पाई आर इंटू 1 अपॉन 5 पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा गया, आर भी यहां से निकाल सकता हूं, जब एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो फिर आर कितना रहा होगा भाई, 2 सेंटीमीटर रहा होगा, नहीं, तो स्मॉल आर की वैल्यू रख दूं 2, ये 2 तो कैंसिल हो जाए, तो डी एस अपॉन डी टी ये कितना बचा भाई, रूट 26 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये रही होगी रेट ऑफ चेंज। क्लियर है, गिवन है क्या, हाँ गिवन तो है, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल को भी मैं मॉडरेट बोल रहा हूँ, क्लास में करते हैं इस टाइप के बहुत सारे सवाल, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आपको ये लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सवाल है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, रिडक्शन वाला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उससे सवाल पूछा गया है। आपको एक इंटीग्रल गिवन है बी एन 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, और आपसे कमेंट करवाया है ये b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b3 माइनस b5 माइनस b4, ये सब किस में है, कौन सी सीरीज में ये फाइंड आउट करना है। तो आप ऑप्शन से बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो bn माइनस bn माइनस 1 की फाइंड आउट करनी है, ये कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये कैलकुलेट करूं तो 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, न्यूमरेटर bn में तो क्या आ गया कोस स्क्वायर एन एक्स, और bn माइनस 1 में आ जाएगा कोस स्क्वायर n माइनस 1x, तो ये तो आइडेंटिटी होती है शायद, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर बी माइनस साइन कोस स्क्वायर ए, तो ये बी एंगल है, ध्यान रखना ये ए है। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 0 टू पाई बाई 2 ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ए ये है बी ये है, दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बन गया भाई 2n माइनस 1x आ गया क्या, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है, तो माइनस तो कॉमन ले लो, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स ये बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस ऑफ 2n माइनस 1x डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, और लिमिट है इंटीग्रल की 0 टू पाई, सिंप्लीफाई करो भाई, तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 ये तो कॉमन आ जाए, पाई बाई 2 रखूं तो ओड पाई बाई 2 है, कोस कितना हो जाएगा 0, और 0 रखूं तो कितना बना कोस 0 1 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बी एन माइनस बी एन माइनस 1, क्या आ गया भाई, इसको डिवाइड कर दूंगा, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये तो किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं बी एन माइनस बी एन माइनस 1 क्या बन जाएगा, इसको लिख दूं क्या माइनस 2n प्लस 1, ये तो लीनियर आ रहा है क्या, और लीनियर जो रहता है वो तो एपी का रहता है, एपी का जनरल टर्म लीनियर रहता है, इसका मतलब है किस में रहे होंगे एपी में रहे होंगे, और उसका जो n का कोफिशिएंट रहता है वही तो कॉमन डिफरेंस रहता है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो 1 अपॉन बी एन माइनस बी एन माइनस 1 ये एपी में रहा होगा, और कॉमन डिफरेंस कितना है -2 होना चाहिए, ऐसा दिया है क्या किसी में, ऑप्शन डी में दिया है अभी, ये करेक्ट हो जाएगा।
एक ऑप्शन में कॉमन डिफरेंस 2 भी दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से करना। 2 नहीं, कितना आया होगा, -2 आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल चेंज करके, है ना। तो क्या करूं यहाँ पे, पहले dy बाई डी का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, 1 बनाते हैं, इससे डिवाइड कर दें, वाई स्क्वायर से भी कर दें। तो पूरी इक्वेशन को 2x² वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यहाँ तो क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वायर बचे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, 2 से किया, 2 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करूं तो 1/y इंटू 1/x यही बचेगा, और यहाँ वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 3/2x² बचना चाहिए, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब अगर मैं -1/y को z सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये पूरा तो उसका डेरिवेटिव ही तो है, तुम्हारी इक्वेशन किस टाइप की बन गई, dz अपॉन dx, ये हो जाएगा प्लस 1/x टाइम्स z, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको राइट साइड में ले जाओ, -3/2x², LD है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है z में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो निकालो, e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx, e टू द पावर ln x ही बनेगा, वो क्या आ गया, x आ गया। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3/2x² इंटू एक्स dx। ये तो आप सीखते ही हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, नहीं, x कैंसिल कर दो, z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, क्या, -1/yx इज इक्वल टू -3/2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln x, मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी -c ले लेता हूँ, माइनस तो हट जाए, करेक्ट। तो यहाँ से तो सिंप्लीफाई हो क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ x/y इज इक्वल टू 3/2 ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखा है कि e पे जो वैल्यू है वो कितनी है, e/3 है, कर दो सब्स्टिट्यूट, x की जगह e रखो, y की जगह e/3, इधर हो गया 3/2 इंटू एक्स की जगह e रखूं तो 1 आया क्या, प्लस c, ये 3 बचा, 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/2, c की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 3/2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x/y तुम्हारा हो जाएगा 3/2, कॉमन ले लूं क्या, ln x प्लस 1, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y हो जाएगा 2/3 x अपॉन ln x प्लस 1, और y की वैल्यू भी कहाँ निकालनी है, 1 पे निकालनी है, तो 1 रख दूं तो ये 0 हो गया क्या, 1, ये भी 1, ये तो 1 बन गया, y1 कितना आ गया, 2/3, तो 1 पे जो वैल्यू 2/3 आ रही है, बेसिकली 2/3 कौन से ऑप्शन में गिवन है भी, बी में गिवन है, बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में भी आप बोल सकते हो मॉडरेट लिख लो, इजी टू मॉडरेट ही है, डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपको एक कर्व गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और ये बोल रखा है किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एंगल बना रही है π/3, एंगल मेड बाय टेंजेंट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज π/3, तो बेसिकली dy बाई dx से गिवन है क्या, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 10 π/3 विच इज √3 ओनली, करेक्ट। तो dy बाई dx तुम्हें निकालना है, और dy बाई dx निकालने के लिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूज कर लूंगा, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइड कर दो, तो y को अगर मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं हो जाएगा 12 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव cos t डिवाइडेड बाय, इसको डिफरेंशिएट करूं तो 12 तो एज इट इज है, t का डेरिवेटिव 1 हो गया क्या, ये क्या लिखा हुआ है, ये sin 2x/2 ही है क्या, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, cos 2t, कर लोगे तो सिंपल सा ही है, अगेन 12 तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos 2t भी कुछ होता है क्या, 1 प्लस साइन t cos t, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल कर दो, ये वैल्यू किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो यहाँ से एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, cos 0 तो है नहीं क्योंकि t की वैल्यू तुम्हें पहले ही दे रखी है, d की वैल्यू क्या है, 0 से π/2, एक्यूट एंगल है, कैंसिल कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस साइन t, ये आया होगा √3
cos t। इस टाइप की इक्वेशन तो आप सोल्व करते ही हो, इसको उधर ले जाओ, √3 cos t प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, उधर गया तो माइनस साइन टी, इधर क्या छोड़ गया 1, एक 2 से डिवाइड कर दूं क्या, 1/2, नहीं कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो कोस में कितना हो जाएगा t प्लस π/6 बनेगा क्या, और ये लिखा हुआ है cos π/3। तो एक सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है, t की वैल्यू भी क्या रही होगी, π/6 रही होगी, तभी तो π/6 प्लस π/6 कितना बने, π/3। तो t की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, π/6। तो उस पॉइंट के लिए पैरामीटर ये है भाई, तुमसे पूछा है y कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट का, y नोट क्या रहा होगा, तो y में t की जगह क्या रख दूं, π/6 रख दो, 12 इंटू 1 प्लस साइन π/6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा क्या, 3/2 बना क्या, 9/4 बना क्या, तो 12 इंटू 9/4, आंसर कितना हो गया भाई, ये 27 हो गया क्या, ये करेक्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, 27 सी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप मॉडरेट ही बोलो, डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफरेंशिएशन तो सबसे आसान टॉपिक है। नेक्स्ट जो सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल है, और बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको दे रखा है 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, इसकी वैल्यू बता दो बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको एक sin 12 डिग्री को अलग कर लूं, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा sin 72 डिग्री, एक sin 12 और बचा क्या, वो हो जाएगा माइनस sin 12 डिग्री। यहां लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो sin c माइनस sin d यूज करना है। ठीक है, करते हैं भाई, तो sin 12 डिग्री माइनस sin c माइनस sin d हो जाता है 2 cos ऑफ c प्लस d/2, दोनों को ऐड करूं तो 84 बन रहा है क्या, बाई 2 कर दूं तो 42 डिग्री, sin ऑफ c माइनस d/2, 60/2 कितना हो गया, 30 डिग्री। तो sin 30 तो कितना होता है 1/2, 2 तो कैंसिल हो जाए, क्या बचे, यहाँ तो cos 42 बचा गया, इसको भी cos में लिख लो, cos में लिखूं तो क्या लिख दूं भाई, इसको 78 डिग्री लिख दूंगा, कर लोगे, ये तो बहुत सिंपल सा रिडक्शन है, माइनस cos 42 डिग्री। ऐसा क्यों किया, फिर से cos c माइनस cos d बन गया क्या, cos c माइनस cos d में दोनों साइन के बनते हैं, 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d तो 120/2 करूं तो 60 बना क्या, साइन ऑफ c माइनस d/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो भाई, 36/2 करूं तो 18 बनेगा, d माइनस c होता है लेकिन इसमें माइनस 18, कर लोगे सिंप्लीफाई, तो -2 इंटू ये तो कितना होता है √3/2। अब ये सवाल आता है sin 18 डिग्री, वैल्यू आपको याद है तो सवाल हो जाएगा, नहीं है तो आपके कोई काम का नहीं है, टाइम भी आपने फालतू में खराब किया है। तो sin 18 डिग्री कितना होता है, √5 माइनस 1/4, क्लियर है, 2 कैंसिल कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/4 1 माइनस √5, ये इस पूरे की वैल्यू है। कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, √3/4 1 माइनस √5, तो ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, सवाल आसान है लेकिन फिर भी मैं मॉडरेट रख रहा हूं, कारण बहुत सिंपल है, नहीं याद करते हैं, कितनी बार भी बोल दो क्लास में बच्चे वैल्यू नहीं याद रखते हैं, sin 18 डिग्री हो गया, cos 36 डिग्री हो गया, उसके अलावा भी है 10 में भी है 15 डिग्री वाली वैल्यू है, वो सारी आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आपको बोल रखा है एक बायस्ड डाई है जिसके फेसेस जो हैं वो एक पे 2 लिखा है, एक पे 4 लिखा है, एक पे 8 है, एक पे 16 है, और 2 फेसेस पे 32 लिखा हुआ है। आपने इस डाई को 3 बार रोल किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी की सम जो है वो कितना आया होगा, 48 आया होगा, ये बता दो, बस सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो सम अगर 48 लेके आना है, सारे केसेस बनाओ जो भी बन सकते हैं, तो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, किसी डाई पे 32 हो सकता है क्या, तो मान लो मैं एक डाई पे 32 ले रहा हूं, तो क्या किसी और पे भी 32 ले सकता हूं क्या ना, अगर सम 48 है तो 32 मैक्सिमम एक बार ही ले सकता हूं ना, किसी एक डाई पे 32 आया होगा, कितना बचा, 32 तो आ चुका है, 16 बचा, तो इन 2 डाई का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो 2 का सम 16 कैसे हो सकता है अभी, दोनों 8 रहे तभी हो सकता है, 2 का सम 16 और तो बन ही नहीं सकता इन 4 में, ये चीज समझ में आ रही है क्या। दूसरा तरीका ये है कि आप 32 लो ही मत, किसी पे भी 32 नहीं आए, 32 नहीं आ रहा मतलब 16 आ रहा है बस मैक्सिमम, वो 16 अगर मैक्सिमम आ रहा है, 48 चाहिए तो फिर तीनों पे ही 16 आना पड़ेगा, तभी तो 48 बना,
किसी पे भी एक पे 16 बाकी पे 16 से कम आ जाए तो फिर हो ही नहीं सकता कि सम कितना आ जाए 48 आ जाए। तो दो ही केस बनेंगे खाली, करेक्ट। अब इसमें भी एक कैच है, थोड़ा सा कैच क्या है, आप ये देखो 32 कितने पे लिखा हुआ है, दो फेसेस पे है। उसने बोल रखा है कि हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 4 आने की 1/4 है, 8 आने की 1/8 है, 32 आने की 1/32 है। लेकिन 32 कितने पे लिखा हुआ है, दो पे। तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, इसके दो बनेंगे। तो किसी एक डाई पे 32 आया होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/32 रही होगी। किसी एक पे 1/8 आया, 8 आया होगा 1/8, ये भी 1/8। बट कौन सी डाई पे 32 आए, इनका ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस भी तो आएगा। ये समझ में आता है क्या? और क्या हो सकता है, तीनों पे क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो पहली पे 16 आए 1/16, दूसरी पे आए 1/16, 1/16। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। कर लो सिंप्लीफाई। ये तो कितना हो गया, ये तो 3 हुआ क्या, 3 × 2 6 हो गया क्या, मैं 6 ही लिख ले रहा हूँ इसको, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 11 हो गई क्या, प्लस यहाँ से कितना है 2 की पावर 4 4 4, 2 की पावर 12 आ गया क्या। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2 टू द पावर 12, इधर एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 13/2 टू द पावर 12। इस सवाल को भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही लिख रहा हूँ, इजी नहीं है भाई, इजी नहीं है। गड़बड़ क्या करोगे, ये करोगे, उसने बोल दिया कि 32 आने की प्रोबेबिलिटी 1/32 है, लेकिन 32 के फेवरेबल केसेस भी तो दो हैं। क्लियर है? तो जो भी गड़बड़ हुई होगी वो यही हुई होगी, बाकी सब तो ठीक है। मुझे नहीं मालूम वो ऑप्शन में है या नहीं है, 1/32 वाला भी अगर ऑप्शन में है तो ये सवाल और भयानक बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है मैथमेटिकल रीजनिंग का है, जेईई मेन टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपसे पूछे इसका नेगेशन बताओ। तो स्टेटमेंट का नेगेशन अगर आपको चाहिए, पहले इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करो। तो P इंप्लाइज Q जो है उसको कैसे लिखते हो, नेगेशन ऑफ P और Q। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये किसके इक्वल होगा, नेगेशन ऑफ इस ये स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ Q एंड P और Q, ये वाला स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो एंड को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, नेगेशन निकालूं इस पूरे का, तो नेगेशन क्या हो जाएगा इसका, Q एंड क्या बन गया, और नेगेशन ऑफ P। ठीक है, इसका और लेना है किसके साथ, नेगेशन ऑफ P और Q। अगर ढंग से देखोगे दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो है, तो किसी स्टेटमेंट का खुद के साथ ही और लें, यूनियन लें, तो सेम ही आ जाएगा। ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो P इंप्लाइज Q ही है, P इंप्लाइज Q को ही तो ऐसे लिखते हो, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इस स्टेटमेंट का नेगेशन। कौन से ऑप्शन में गिवन है भी, ऐसा ही कुछ गिवन था, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल आप बोल सकते हो इजी सवाल है। अगला जो सवाल है वो भी कॉनिक सेक्शन का ही है। आपको एक लाइन दे रखी है और एक पैराबोला दे रखा है, और ये बोला गया है कि लाइन जो इस पैराबोला की टेंजेंट है किसी पॉइंट P पे। ठीक है, तो लाइन अगर पैराबोला की टेंजेंट है, तो पैराबोला स्टैंडर्ड अगर होता तो हम क्या करते, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते, कंपेयर कर लेते, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। नहीं, तो अगर ऐसा है तो क्या करूं, सबसे आसान तरीका, दोनों को सोल्व कर लो, d 0 कर दो। तो अगर मैं सोल्व करूं तो 4 + kx, ये किसके इक्वल रहना चाहिए, x - x²। इधर लेके आ जाओ, x² + k - 1x + 4 = 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, d 0 कर दो तो k - 1 का होल स्क्वायर -4 × 4 कितना हो गया, 16 = 0। तो 4 का स्क्वायर लिख दूं क्या, a² - b² ही है, तो एक तो आ जाएगा k - 1 + 4, एक आ जाएगा k - 1 - 4 = 0। ये तो बन गया k + 3, ये आ गया k - 5 = 0। k की दो वैल्यू आ रही हैं, -3 और 5, बट सवाल में गिवन है कि k पॉजिटिव है, यानी k की वैल्यू कितनी आई होगी, 5 आई होगी। ठीक है, अगर k की वैल्यू 5 है तो फिर x से क्या मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालो। 5 रखूं तो ये कितना बचे, 4x + 4 = 0। ये तो x + 2 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर y और निकाल दो, x की जगह -2 रख दूं तो y कितना बने, -2
और ये कितना हो जाए भाई, -4 हो गया क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? x की जगह -2 रखना है, -2 रखना है तो कितना बनेगा, ये -6 ही बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट P जो है तुम्हारा वो कितना आ जाए, -2, -6 निकाल लोगे तो आराम से। और एक बोल रखा है v जो है वो वर्टेक्स है इसका पैराबोला का, तो पैराबोला का वर्टेक्स अगर निकालना है परफेक्ट स्क्वायर बना दो, माइनस कॉमन लूं तो क्या बचे, x² - x, किसके स्क्वायर में, -1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 -x - 1/2 का होल स्क्वायर। इधर लेके आ जाओ, x - 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस y है क्या, माइनस कॉमन ले लूं, y - 1/4। ठीक है, तो ये तुम्हारा पैराबोला है किस टाइप का, x² इज इक्वल टू -y टाइप का। आपको इसका वर्टेक्स चाहिए तो वर्टेक्स क्या होता है, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा, 1/2, 1/4। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट V है। अब तो सवाल बहुत सिंपल सा था, इस लाइन का स्लोप बता दो। तो स्लोप बताऊं तो 1/4 -6 प्लस 6 हो जाएगा, 1/2 -2 प्लस 2 हो जाएगा। नहीं, ये कितना बन गया, ये बन गया 25/4, और ये तो है कितना, 5/2 ही है क्या, सिंप्लीफाई कर डालो तो ये तो 5 बचा, ये 2 बचा, 5/2 आंसर हो जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आया होगा, 5/2 आया होगा अभी। 5/2 कौन से ऑप्शन में गिवन है, सी में गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी मॉडरेट ही है क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अगले सवाल पे आते हैं। तो वैसे तो इनवर्स लिखा हुआ है लेकिन सवाल का इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है, लास्ट में इनवर्स को सिंप्लीफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तुम तो, करेक्ट। और देखो एंगल कैसे दिए हैं उसने कोशिश की है तुम लोग को मामू बनाने की। ये एंगल π/4 है, ये 15 π/4 है, तो 15 π/4 भी तो 4 π - π/4 ही है, और cos 4 π - थीटा cos थीटा ही होता है। तो न्यूमरेटर वाला जो एंगल है वो भी क्या लिखा हुआ है, cos π/4 ही है। ये थोड़ी सी चालाकी की है अभी उसने, sin π/4। ठीक है, तो माइनस पूरे में से कॉमन लूं तो माइनस tan इनवर्स 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर θ/2। इसको भी हाफ एंगल में लिख लो, ये बन जाएगा 2 sin π/8 cos π/8। करेक्ट, 2 कैंसिल कर दूं क्या, एक साइन भी कैंसिल हो गया क्या, क्या बन गया, tan π/8 ही बन गया क्या, तो माइनस tan इनवर्स tan π/8, और π/8 तो इसकी रेंज में ही है, तो वैल्यू क्या आ गई, -π/8। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी 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 मतलब बहुत इजी, इससे इजी सवाल क्या पूछेगा, जेई भी पूछा है। एक और सवाल और भी था इस पेपर में, 2-3 सवाल हैं ऐसे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में आपको एक लाइन गिवन है y = x+1 और एक एलिप्स गिवन है। तो लाइन और एलिप्स को देख के सवाल नहीं, कोनिक सेक्शन का नहीं है, सवाल सर्कल का ही है। ये बोल रखा है ये जो लाइन है इस एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊं, सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो ऐसा पढ़ते हैं ना, लाइन अगर 2 डिग्री कर्व को कट कर रही है, क्वाड्रेटिक बना लो, एक x में और एक y में, दोनों को ऐड करते ही किसकी इक्वेशन आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले मैं इसको सोल्व करके लिखता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 2y² = 4। तो y को रिप्लेस कर देते हैं, पहले x में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, तो x² + 2 टाइम्स ऑफ y की जगह x+1 रख दूंगा, x+1 का होल स्क्वायर -4 = 0। कितना आ गया भाई, 3x², ये बनेगा +4x आएगा, और +2 - 4 ये आ गया। 3 से डिवाइड मार दो, x² + 4/3x - 2/3 = 0। ये किस में क्वाड्रेटिक बन गई, x में। सिमिलरली y में क्वाड्रेटिक बना लो, x को रिप्लेस कर दो y - 1, तो y - 1 का स्क्वायर + 2y² = 4। कितना हो गया, ये भी हो गया 3y² - 2y + 1 - 4 -3, ये बचेगा ना 1 - 4 3, डिवाइड कर दो भाई 3 से, -2/3y - 1 = 0। और जैसे इन इक्वेशन को ऐड करूं 1 और 2 को, डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी क्या,
क्लियर है? तो ऐड करते इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2/3y, और यहाँ से कितना है, -2/3 या -1 है, -5/3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का सेंटर तो क्या रहा होगा, सेंटर तो रहा होगा -2/3 1/3। ये पूछा नहीं तुमसे, तो रेडियस पे कमेंट करा है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, √of g² प्लस f² माइनस c, तो इसका स्क्वायर 4/9, इसका स्क्वायर 1/9 माइनस c, तो प्लस 5/3 हो जाएगा। नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, 9 एलसीएम ले लूँ तो न्यूमरेटर बन जाएगा 4 + 1 + 15 हो गया क्या, डिवाइडेड बाई 3। तो 3r का स्क्वायर पूछा है आपसे, रूट हट जाएगा, कितना बन गया, तो 20 बन गया। ये आपका आंसर है। तो 20 किस में गिवन है भाई, ऑप्शन ए में गिवन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको दिख ही रहा है, स्टेप्स लिखे हैं अपन ने बहुत सारे, लेकिन आसानी है क्योंकि डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल में हम पढ़ते हैं। अगर कोई भी लाइन किसी 2 डिग्री कर्व को कट कर रही है 2 पॉइंट पे, उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में, डायमीटर मानते हो जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो। एक क्वाड्रेटिक एक्स में बना दो, एक क्वाड्रेटिक वाई में बना दो, दोनों को ऐड। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में है भी, सेक्शन बी में ठीक ठाक सवाल है। ये सेक्शन डिसाइड करता है आपके पेपर कितना अच्छा गया होगा, क्योंकि सेक्शन ए में तो चॉइस नहीं है, 20 है, सबको करना ही है। और आपने देखा भी होगा कि उन 20 में कोई भी सवाल जो डिफिकल्ट नहीं है। सेक्शन बी में है, सेक्शन बी में आपको पिक करना है 5 सवाल, और पिक करने में ही सारा टाइम जाएगा। अगर आपने गलत सवाल पिक कर लिया तो फिर टाइम कंज्यूम इतना हो जाएगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो जो बात करते रहते हो ना, मैथ्स का पेपर लेंदी आया, क्यों आया, वो सारा सेक्शन बी में ही है। सेक्शन ए में ऐसा कुछ नहीं है। 20 सवाल आपको करने हैं सारे के सारे, और सारे करने वाले थे, आपने देख लिए अपने सारे के सारे। नहीं, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। जो पहला सवाल है उसमें आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है ऑर्डर 2 के, और ये बोल रखा है कि n × a⁴n m × b⁴m ये i के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेसिकली पावर ही निकालनी है, तो पावर पे ही बेस्ड है क्या। अगर आप थोड़ा भी ढंग से देखोगे तो दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, a² भी a के इक्वल आ जाएगा, b² भी b के इक्वल आ जाएगा। दोनों जो मैट्रिसेस आपको गिवन है वो आइडेम्पोटेंट है, तो a की कोई भी पावर ले लो फिर वो तो n के a की पावर n a के इक्वल आएगा। सिमिलरली b की भी कोई भी पावर ले लो, वो भी किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल आएगा। करेक्ट? तो यहाँ अगर रख दो, ये बन गया n × a की पावर n तो यही है, 2 - 2 1 - 1 m × b कितना हो गया, -1 2 -1 2। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, यहाँ से आ जाएगा 2n - m, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और -2n + 2m ये 0 होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा n - m, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और लास्ट बनेगी -n + 2m, ये कितना होना चाहिए। तो इन दोनों से तो बहुत आराम से देख सकता हूँ n और m क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। n और m इक्वल कर दूं तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे n रख दूं तो n की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू भी 1। तो अपने पास 2 ही वैल्यू आई खाली, n की और m की एक वैल्यू आई, दोनों की। n 1 होना चाहिए, m भी 1 होना चाहिए। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये भी एक ही बना होगा, 1,1। आपको दे रखा है कि n और m जो है वो 1 से लेके 10 तक हैं। कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, एक ही पॉसिबल है, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को आप बोल सकते हो मॉडरेट है, आपको पिक करना चाहिए था। और जो 5 सवाल आप पिक कर रहे हो उन 5 में से एक सवाल ये होना चाहिए था। नेक्स्ट जो सवाल है वो कंटिन्यूटी का सवाल है। आपको 2 फंक्शन गिवन है f और g, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो ब्रैकेट यूज किया है वो मेंशन किया हुआ है। तो fx तो ये है, gx ये है, और आपसे पूछा गया है कि x -1 से 1 में f ऑफ gx कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो बताओ। तो gx की बात नहीं कर रहा है, fx की बात नहीं कर रहा, f ऑफ gx की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो f ऑफ gx आप बहुत आराम से लिख सकते हो। पहले मैं इस fx को ही लिख लेता हूँ, इस 1 को बाहर निकाल दूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। करेक्ट? तो f ऑफ gx तुम्हारा आया होगा, x की जगह gx रख दो, g² x + 1। सिंप्लीफाई कर दो भाई। अब gx की 2 डेफिनेशन है, x > 0 के लिए तो gx अलग है, <= 0 के लिए अलग है। तो x अगर 0 से बड़ा है तो gx क्या है,
उल्टा कर दिया भाई मैंने। चलो इक्वल यहाँ लगा लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो क्या है 2x प्लस 3 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और लेस देन 0 के लिए बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि हाँ ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है भाई, जहाँ पे उसके अंदर की क्वांटिटी इंटीजर बन रही है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसकी रेंज निकाल लें बस। ठीक है, लेस देन 0 के लिए भी इसकी रेंज निकाल लो। तो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन कहाँ तक 1 तक। तो x की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 0 से लेके 1 तक, तो फिर 2x क्या रहा होगा भाई, 2x आया होगा 0 से 2, और 2x प्लस 3 क्या बना होगा, ये हो जाएगा 3 से लेके 5। नहीं, स्क्वायर कर दूं तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर रहा होगा 9 से लेके 25। उसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, इसी का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो तुम लोग। तो ये कितना हो गया 18 से लेके 50। ठीक है, तो ये तो हमें चेक ही नहीं करना है। 18 जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे 0 रखो, सॉरी 0 पे मिल रहा है। नहीं तो 0 पे मैं अलग से चेक करूंगा, 0 को हटा दो। तो 18 को भी अगर मैं छोड़ दूं, 50 भी छोड़ दूं, बीच वाले सारे पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूस होगा ही। तो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा, जब 2 इंटू 2x प्लस 3 बना होगा, ये रहा होगा 19, 20 से लेके 49। ठीक है, काउंट कर लोगे क्या इस इंटरवल में कितना इंटीजर है। कैसे काउंट करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये होती है काउंटिंग। कितना बन गए 31 बन गया क्या। 31 ऐसे पॉइंट आए होंगे जहां पे ये क्या बनेगा डिसकंटिन्यूअस, इस वाले में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले में चेक करूं, इस वाले पार्ट में, तो x अगर 0 से कम तो ठीक है, कहां तक चेक करना है हमें, तो -1 तक ही। x अगर -1 से 0 है, उस केस में 2x क्या रहा होगा, -2 से 0, -3 और कर दो, तो 3 माइनस कर दूं तो -5 से -3, स्क्वायर कर दो, इन सारे नंबर का स्क्वायर कर दूं तो 9 से 25, 2 से मल्टीप्लाई और मार दो, 2x माइनस 3, स्क्वायर किया है यहाँ पे, कितना हो गया 18 से लेके 50। अगेन ये जो 18 बन रहा है कहाँ बन रहा है, 0 पे बन रहा है, ध्यान रखना 0 पे अलग से चेक करेंगे। 18 छोड़ दो, 50 छोड़ दो, तो फिर कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, जब 19 बनेगा, 20 बनेगा, कहाँ तक है 49 तक। तो ये भी कितने पॉइंट आए 31, 31 पॉइंट तो ये है, 31 ये है, टोटल कितने हो गए 62। अब 0 और बचा, बस 0 पे चेक करके बता दो। तो अगर मैं 0 पे वैल्यू चेक करूं, 0 यहाँ रखूंगा, इसी पार्ट को चेक करना है, ये तो हमें करना ही नहीं है, ये तो 1 तो क्या है कंटिन्यूस है ही। यहाँ 0 रखूं तो कितना बनता है 18 बनता है। अगर मैं 0 से ज्यादा रखूं तो ये 3 से ज्यादा है ना, स्क्वायर जो आएगा वो 9 से ज्यादा आएगा, 18 से ज्यादा आएगा। 18 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 18 ही बनता है। तो 0 पॉजिटिव पे भी क्या आ रहा है 18 आ रहा है। 0 नेगेटिव की भी बात करूं, 0 से कम भी रखूं तो ये -3 से कम है, -3 से कम मतलब -3.001 टाइप रहा होगा। उसका स्क्वायर करूं तो फिर 9 से ज्यादा आ गया क्या, 18 से ज्यादा आ गया क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन रहा है 18 बन रहा है। तो ये मैं चेक कर सकता हूँ कि 0 पे तो क्या है ये कंटिन्यूस बन रहा है। तो डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ रहा, टोटल कितने पॉइंट आ गए 62 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या रहा होगा डिसकंटिन्यूस रहा होगा। क्लियर है। तो हाँ ये सवाल है भी, डिफिकल्ट सवाल है, बिल्कुल होना चाहिए, आपको ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर भी वो भरोसा सा नहीं होता है कि मैं जो पॉइंट्स निकाल रहा हूँ वो ठीक ठाक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन है, ये बोल रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू ln ऑफ 49/40 है, तो बस b की वैल्यू बता दो। सवाल इतना सही था। ये सवाल बहुत फालतू है भाई, बहुत फालतू है, कैलकुलेशन का ही सवाल है, खाली आपको कैलकुलेट करना है, बोर्ड का सवाल होना चाहिए था। तो कैलकुलेट करो। सबसे पहले कैसे इंटीग्रेट करूं भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लो। नहीं, x² - 1 x² - 4, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर रहा हूं मैं इसको। तो इसका कोफिशिएंट चाहिए छोड़ के, x² को छोड़ के 1 रख दो भाई, तो -1/3 होना चाहिए, और इधर आ जाएगा x² की जगह 1 रख दो 1/3। कर लोगे ये वाला काम। तो ये दोनों इंटीग्रेबल है क्या, इंटीग्रेट कर दो। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कितना हो गया -4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू 1 है, ln ऑफ x - 1 अपॉन x + 1, और ये +4 हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू a की वैल्यू भी 2 ही है क्या,
ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2। कर लोगे ये काम तो। और लिमिट कितनी है, लिमिट है 3 से b स्क्वायर। ठीक है, करो सिंप्लीफाई। ये क्या बन गया, ये बन गया -2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और लिमिट कितनी है 3 से b स्क्वायर। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये पावर में चला जाएगा। उसके बाद क्या बने, ln a माइनस ln b है क्या, तो हो जाएगा ln a बाई b क्या। तो a तो कितना है, यही है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया पूरा। और लिमिट क्या रखनी है तुम्हें, लिमिट रखनी है 0 से नहीं 3 से b स्क्वायर, 3 से लेके b स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा उसी के इक्वल ही है। राइट साइड वाले को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। रखो भी b स्क्वायर रखूं तो क्या बने, ln ऑफ b स्क्वायर था क्या लिमिट, लिमिट b होनी चाहिए शायद, लिमिट अपन ने गलत ले ली है। लिमिट जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 3 से b बन रही है, b स्क्वायर नहीं है। ये जो लिमिट आ रही है b है, तो b रखूं तो क्या बने, b माइनस 2 अपॉन b प्लस 2, ये हो जाएगा b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ln ऑफ 3 रखो भी, 3 रखूं तो ये कितना बन गया 1, यहाँ 3 रखूं तो 5 और यहाँ 3 रखूं तो 4/2, 2 ही बना क्या 4। किसके इक्वल है, ln ऑफ 49/40। ठीक है, इस पार्ट को भी राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ln ऑफ b माइनस 2 अपॉन b प्लस 2 इंटू b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाए भी, इधर आके ऐड होगा क्या, ऐड मतलब ln a प्लस ln b मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करूं तो न्यूमरेटर तो क्या आ गया 49 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40। अब इसको आपको अरेंज करना है राइट हैंड साइड को खाली इस फॉर्मेट में। तो एक तो स्क्वायर दिख रहा है क्या, 49 तो दिख रहा है, यहां से 5 का स्क्वायर अलग कर दूं क्या, तो 49 अपॉन 25 उसको तो लिख दिया 7/5 का होल स्क्वायर। नहीं, इधर क्या बचा 4 बचा और इधर क्या बचेगा 5 ले लूं तो 8। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। करेक्ट, तो b की जगह क्या रखूं भी, ये 4 बन जाए 6 रखूं तो ये 8 बन रहे हैं, हाँ बन तो रहे, 6 रखूं तो 7, ये कितना 5। तो b की जो वैल्यू रही होगी कितनी रही होगी 6 रही होगी। तो ये सवाल भी डिफिकल्ट ही है भाई, अवॉइड करना चाहिए था, इतनी सारी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है 2x³ प्लस 3y(x to the power 10) और आपको बोला गया है कि इसमें x की जो इवन पावर है, पॉजिटिव इवन पावर, उनके कोफिशिएंट का सम बताओ। तो पॉजिटिव इवन पावर के लिए पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसका जनरल टर्म बोलो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 10CR 2x³ to the power 10 minus r 3/x to the power r। ठीक है, सिंप्लीफाई करो 10CR 2 to the power 10 minus r 3 to the power r। x की पावर के लिए सोल्व कर लो, x की पावर के लिए सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, यहां से आएगा 30 माइनस 3r माइनस r माइनस 4r। करेक्ट। अब मुझे बताओ r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 10 हो सकती है, लेकिन मैं r की वैल्यू सारी इसमें नहीं रख सकता हूं क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। इवन तो ये है, पॉजिटिव चाहिए बस। जैसे r की जगह अगर मैं 8 रख दूं 32 बन रहा है क्या, 9 रख दूं तब भी नेगेटिव, 10 रख दूं तब भी नेगेटिव। तो r की जगह क्या नहीं रखना है, 8, 9 और 10 नहीं रखना है बस, बाकी सारी वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर है। तो टोटल सम में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जब आपने r की वैल्यू 8, 9, 10 रखी हुई है। और टोटल कोफिशिएंट का सम कैसे निकालेंगे, x और x ही है वेरिएबल, और तो है नहीं, 1 रख दो x की जगह, कितना हो जाएगा 2 + 3 5 to the power 10 माइनस वो सब्ट्रैक्ट कर दो जब r की जगह 8 रखा तो कोफिशिएंट कितना बनेगा, यहां से आ जाएगा, कितना आएगा 10C8 2 to the power 2 into 3 to the power 8। अगला 10C9, यहाँ रखूं तो 2 to the power 1 हो गया क्या, और 3 to the power 9। लास्ट हो जाएगा 10C10 2 की पावर 0 हो गया, 3 की पावर 10।
ठीक है। तो 5 टू द पावर 10 माइनस, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 10 से 8 कितना हो गया, 10 इंटू 9/2 ही बनेगा क्या, 45 बना गया। तो 45 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर 8 प्लस 10c9 तो 10 ही होता है, 3 टू द पावर 9, ये तो 1 ही हुआ, 3 टू द पावर 10। ठीक है, तो यहाँ से भी एक 3 आ रहा है क्या, 3 की पावर 9 बन जाएगा ये भी, ये 3 की पावर 9 है, इसको भी लिख सकता हूँ। तो 3 की पावर 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचे, 15, 15 इंटू 4 कितना होता है 60, यहाँ से 3 की पावर 9 कॉमन लो तो 20 प्लस 3, ठीक है, कितना बन गया 83 बन गया क्या। तो ये हो गया 5 की पावर 10, 83 इंटू 3 टू द पावर 9। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा ही था ये, 83 आ गई। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ दिया है क्या, करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को भी आप बोल सकते हो मॉडरेट ही है, ये सिंप्लीफिकेशन तो हम पढ़ते ही हैं। मुश्किल पार्ट ये है इस सवाल का कि आपको ये चेक करना है कि आर की कौन कौन सी वैल्यू नहीं रखनी है। तो उन सारी वैल्यू के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वो सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपको बोल रखा है 1 से n तक जो नंबर हैं इन सारे नंबर का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ध्यान रखना स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मीन डेविएशन की बात कर रहा है कि मीन से जो मीन डेविएशन है वो आपको गिवन है, वो कितना है 5n+1/n है, n ओड है ये भी बोल रखा है। तो बस ये बता दो n की वैल्यू क्या रही होगी। तो 1 से n तक के जो नंबर हैं इनका x बार तो मैं निकाल ही सकता हूँ मीन, तो वो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, n कैंसिल हो जाए तो क्या आया n+1/2। क्लियर है। अब ये ध्यान रखना उसने n ओड क्यों दिया हुआ है, जैसे मान लो 3 ही नंबर हैं 1 2 3, तो उनका मीन भी तो उनके बीच में आया होगा, 1 ही तो आया, 2 ही तो आया होगा, नहीं मान लो 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, इनका मीन क्या बनेगा, सबको ऐड करो, 9 10 15, 15/5 करूं तो 3, उनके बीच में ही तो आया होगा। क्लियर है। और मीन डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा xi माइनस x बार, यही तो कैलकुलेट करते हैं कि हर एक नंबर में से मीन सब्ट्रैक्ट कर दो, उनको ऐड कर दो। जैसे यहीं पे बात करो, मीन अगर 3 है, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूं तो -2, 2 में से करूं तो -1, मोड लेना है क्या, तो मोड लेना है तो ये भी 2 बना ये 1 बना, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूं तो 1, 5 में से 3 करूं तो 2, यानी ऊपर वालों का सम और नीचे वालों का सम क्या आया होगा, सेम आया होगा। ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो टोटल कितने टर्म है, n है, n में से एक निकाल दो, मिडिल टर्म निकाल दो, वही तो मीन है। तो एक अगर निकाल दूं कितने बचे, n-1 बचे, n-1 में से हाफ हाफ कर दो तो n-1/2 तो ऊपर रहे होंगे, n-1/2 ही मीन के नीचे रहे होंगे। क्लियर है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो आएगा मोड ऑफ 1 - x बार, एक बार x बार ही लिख रहा हूं, 2 - x बार, करते चले जाओ, रास्ते में कहीं n+1/2 भी तो मिलेगा जो आपका मीन है, उसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट करोगे x बार, ऐसे ही तो आया होगा। क्लियर है। तो मीन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा x बार, ये तो 0 हो जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया, इसके पहले और इसके आगे इक्वल ही तो आए होंगे, सेम ही तो बचे होंगे। क्लियर है। तो मैं इसको 2 टाइम्स करके लिख दूंगा, इन सब का सम आएगा 1 - x बार 2 - x बार, और x बार जो है वो इन सब से तो बड़ा ही है, नहीं तो मोड अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूं, x बार -1 x बार -2, ये अच्छा स्टेप है। कहां तक, कितने टर्म, n-1/2 तक, तो x बार -n-1/2, ये आ गया सिग्मा। क्लियर है। अब तो ऐड कर लोगे बहुत आराम से, इतना मुश्किल नहीं है। तो x बार कितनी बार आ रहा है, n-1/2 टाइम्स आ रहा है, तो n-1/2 इंटू x बार है क्या आपका n+1/2, -1 + 2 कहां तक, n-1/2 तक, तो n-1/2 इंटू +1 कर दो, n+1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये सिग्मा तो निकाल ही लोगे। क्लियर है। तो ये कितना बना भाई, 2 टाइम्स, ये हो गया n² - 1/4, ये हो गया n² - 1/8। कैलकुलेशन बची, अब तो सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 ही बचेगा आगे, तो 2 इंटू n² - 1/8 विच इज नथिंग बट n² - 1/4। ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया सिग्मा,
हमें चाहिए डेविएशन, तो डेविएशन हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, वो कितना आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/4n। ये तुम्हें दे रखा है, किसके इक्वल है 5 टाइम्स n प्लस 1/, क्लियरली n की वैल्यू 0 तो है नहीं, कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20n प्लस 20, इधर लेके आओ, n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 21 इज इक्वल टू 0, n में क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, एक n माइनस 21 n प्लस 1 इज इक्वल टू, n नेगेटिव तो है नहीं, तो पक्की बात है n की वैल्यू कितनी आई होगी 21 आई होगी। क्लियर है? तो ये सवाल भी डिफिकल्ट है भाई, आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है और कंसेक्यूटिव है सारे 1 2 3 4 5 इस टाइप से हैं, तो जो मीन आया होगा वो भी बीच में कहीं आया होगा, और मीन से ऊपर वाले और मीन से नीचे वाले, उन दोनों में से अगर मीन सब्ट्रैक्ट करके मोड लूं इक्वल इक्वल आए होंगे। क्लियर है? तो सारा खेल इस मोड को सिंप्लीफाई करने का ही है। अगला सवाल भी वेक्टर का ही है, आपको एक वेक्टर बी गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और ए कोई अननोन वेक्टर है, उसके बारे में दो कंडीशन दे रखी है कि ए क्रॉस बी ये है, ए डॉट बी प्लस 21 कितना है 0 है। तो पहले तो ए वेक्टर फाइंड आउट करो, बी वेक्टर फाइंड आउट करो, बी में भी एक अननोन है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखो और कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं अपने पास ए के बारे में, तो मैं काम करता हूँ ए को जनरल लिख लेता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख ही सकता हूँ। ए क्रॉस भी निकालो फिर क्या आएगा, ए क्रॉस भी हो जाएगा आई जे के एक्स वाई जेड 1 1 लैम्डा, सिंप्लीफाई करो तो आई को कंपोनेंट क्या आ जाएगा लैम्डा वाई माइनस जेड, ये तो आई का कंपोनेंट आ गया, माइनस जे का कंपोनेंट आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस जेड, ये जे का कंपोनेंट आ गया, के का कंपोनेंट आ जाएगा एक्स माइनस वाई, इस टाइप का रहा होगा। ये आया अपना ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ, तो आई का कंपोनेंट तो कितना होना चाहिए -13, तो लैम्डा वाई माइनस जेड ये तो कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, और लैम्डा एक्स माइनस जेड ये कितना होना चाहिए, माइनस माइनस तो हट गया 1 होना चाहिए, और x माइनस वाई जो है तुम्हारा वो होना चाहिए -4। ठीक है, इन कंडीशंस को सोल्व कर लो। तो x माइनस वाई यहाँ बनाऊं क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया, कितना आया -12 आता हुआ दिख गया क्या, x माइनस वाई की वैल्यू -4 रख दूं तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगा, नहीं तो लैम्डा तो हमें मिल गया, लैम्डा कितना है 3 है, लैम्डा 3 है तो बी वेक्टर मिल गया क्या, आई प्लस जे प्लस 3 के, ये बी वेक्टर है। और एक चीज और दे रखी है हमें, ए डॉट बी -21 है क्या, तो ए डॉट बी निकालूं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z, ये कितना है -20। ठीक है, और लेमडा यहाँ 3 रख दूं तो यहाँ से क्या आ गया 3y माइनस जेड, ये कितना आ गया 13, और यहाँ रख दूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस जेड इज इक्वल टू। ठीक है, ऐड कर दूंगा दोनों को, x प्लस वाई है अपने पास तो ऐड कर दूं तो 3 कॉमन ले लो, x प्लस वाई माइनस 2z ये 14 होना चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस वाई हो गया -3z माइनस 21 माइनस 2z इज इक्वल टू 14। यहाँ से आपको z मिल जाएगा बहुत आराम से, -9z माइनस 2z -11z हुआ क्या, और ये हो गया -63, और राइट साइड में कितना है +14, ये उधर जाए तो 77 हो जाएगा, हाँ ठीक लिखा है, तो फिर z की वैल्यू क्या आ गई -7, करेक्ट, और z यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x और y तुम्हें मिल जाएंगे, तो फिर y की वैल्यू बताओ भी, उधर ले जाओ, 13 प्लस जेड कितना हो गया 6 हो गया क्या, y2 आता हुआ दिख गया क्या, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, z प्लस वन -6 होता है तो x की वैल्यू -2। ठीक है, अब सारा कुछ मिल गया, लेमडा मिल गया, ये सब मिल गया, तो ए वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाए -2i प्लस 2j -7 के, और बी वेक्टर तुम्हें दे ही रखा है, बी क्या था i प्लस j प्लस 3 के। तो सवाल चाहता है b माइनस ए निकालो, b प्लस ए निकालो, ये दोनों वेक्टर कैलकुलेट करो। तो b माइनस ए, b में से सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना है भी 3i माइनस j प्लस 10 के,
बी प्लस ए माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, बी माइनस ए को डॉट करो किसके साथ, बी माइनस ए का k माइनस जे के साथ, तो बी माइनस ए का k के साथ डॉट लूँ तो 10 आ जाए, माइनस जे के साथ डॉट लूँ तो +1 आ जाए। ठीक है, और ऐड कर दो किसमें, b प्लस ए का डॉट ले लो किसके साथ, i माइनस के, i के साथ डॉट लूँ तो -1, माइनस के था ना तो ये प्लस। ठीक है, कितना आ गया भाई, 14 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सवाल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है भाई, मॉडरेट है। हाँ, आपको सारी चीजें वही करते हैं अपन, एक क्रॉस भी निकालना, कंपेयर करना, वैल्यू निकालना, बट टाइम लेगा, ये सवाल भी टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट परम्यूटेशन का सवाल है, आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ 1 डिजिट रिपीटेड, एक जो डिजिट है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स आ रहा है। नहीं, तो ये भी क्लास लिस्टेशन है, क्लास में हम इस टाइप के सवाल करवाते हैं, शीट डीपीपी में क्लास में आपको इस टाइप का सवाल किया हुआ मिल ही जाएगा कि टोटल 3 डिजिट नंबर बताओ जिसमें एक डिजिट जो है वो 2 बार आ रहा है। तो 2 केस बना लो, विथ जीरो विदाउट जीरो। तो पहले मैं विदाउट जीरो कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर विथ जीरो कर लेंगे। तो मान लो वो जो एक डिजिट रिपीट हो रहा है वो जीरो तो नहीं, जीरो तो है ही नहीं, तो जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने डिजिट आए होंगे जब एक रिपीट हो रहा है, 2 ही तो आए होंगे। तो जीरो को छोड़ के जो 9 बचे उनमें से 2 डिजिट सेलेक्ट कर लो। सपोज 1 और 2 आ गए, नहीं, अब 2 केस बनेंगे, या तो 1 रिपीट करे या 2 रिपीट करे। तो रिपीट कौन सा कर रहे हैं वो चूज कर लो 2c1 से, इनटू इनका परम्यूटेशन। ये तो सिलेक्शन हुआ क्या, परम्यूटेशन देख ही सकते हो आप कितना आया होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, प्लस अगर आपने एक डिजिट 0 ले लिया तो एक ही तो और लेना है, 3 अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। तो 0 को छोड़ के जो 9 बचे उनमें से कोई एक और सेलेक्ट कर लो। सपोज आपने 1 ले लिया, 0 और 1 से बना रहे हैं, तो 2 बातें होंगी, या तो 0 2 बार आएगा या 1 2 बार आएगा, यही तो होगा। परम्यूटेशन देख लो इनका, क्योंकि परम्यूटेशन अलग अलग है इसलिए मैं अलग कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर 0 2 बार आ रहा है तो फिर एक ही बना होगा, नहीं, 0 यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे, 100 पे नहीं आ सकता है, तो उसका परम्यूटेशन तो कितना बनेगा, एक बनेगा। और अगर 0 के अलावा दूसरा जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है तो 2 बन सकते हैं, एक 1 0 1 भी बन सकता है, 1 1 0 भी बन सकता है। 0 यूनिट पे भी आ सकता है, 10th पे भी आ सकता है। परम्यूटेशन कितने होंगे उसके, 2 हो जाएंगे। ये तुम्हारा आंसर है, कैलकुलेट करो। ये कितना हो गया भाई, 36 होता है क्या, इंटू 2 72 हो गया क्या, एक 3 और रह गया, प्लस ये हो गया 9 इंटू 3 27 हो गया। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 6216 हो गया क्या, और ये हो गया 27। ऐड कर दो भाई, 243 हो जाएगा। 243 ऐसे 3 डिजिट नंबर रहे होंगे। क्लियर है, यही आपका आंसर है। तो हाँ, ये पहला सवाल है इस वाले पार्ट में जो इजी है, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। आपको एक फंक्शन गिवन है fx mod ऑफ समथिंग प्लस x माइनस 3 करके। तो एक चीज तो कंफर्म है, मोड है मतलब कंटिन्यूस तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, करेक्ट। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना है तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो भाई इसको, इसके भी फैक्टर बन रहे हैं, क्या बनेगा, x माइनस 1, एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3, एक फैक्टर आएगा x प्लस 1, प्लस ये वाला भी क्या x माइनस 3 है, नहीं, तो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव ये चेक करूं क्या पहले। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो एक 0 तो इसका -1 है, एक 1 है, एक 3 है, इधर पॉजिटिव रहा होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। लेकिन मेरे को जो चेक करना है वो कौन से इंटरवल में चेक करना है, एक इंटरवल गिवन है 0 से 4 में चेक करके बताओ बस खाली। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 4 में इसको डिफाइन करूं fx को, तो 0 से 1 में तो कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस साइन से ओपन होगा क्या, तो x अगर 0 से 1 है प्लस साइन से ओपन होगा, x माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन लो तो क्या बचे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही है क्या, +1, तो एक्स स्क्वायर ही और बचेगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं 1 से 3 में चेक करूं तो ये माइनस साइन से ओपन होगा क्या, नेगेटिव है तो माइनस साइन से ओपन होगा, माइनस साइन से ओपन होगा तो मैं फिर से x माइनस 3 कॉमन निकाल लेता हूं, इधर क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, सिमिलरली अगर मैं 3 से 4 में डिफाइन करूं फिर पॉजिटिव हो गया क्या, तो प्लस साइन से ओपन होगा, x माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन लो तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर।
ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ एफ एक्स को। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 3x², और इसको मल्टीप्लाई करो, भी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 6। सेम इधर भी मल्टीप्लाई करूं तो आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x²। ये कब? जब x की वैल्यू 0 से 1 है। ये कब? जब x की वैल्यू 1 से 3 है। ये कब? 3 से 4 है। अब ध्यान रखना, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, कंटिन्यूस है, मोड कंटिन्यूस तो होता ही है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, मोनोटोनिसिटी चेक कर लो इसकी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3x² माइनस 6x। नहीं, कॉमन लेके लिख दूं क्या? तो 3x कॉमन लूं तो क्या बचेगा? x माइनस 2 ही बचा। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो सेम ही बनेगा। इसको लिख दूं क्या? 3x x माइनस 2। ये कब? जब x की वैल्यू है 0 से 1। ये कब? जब x की वैल्यू है 1 से 3, और ये x की वैल्यू 3 से 4। ठीक है, अब मैं एफ डेस एक्स की बात कर रहा हूं, इधर करेंगे एफ डेस एक्स की बात। पहले तो 1 पे ब्रेक करना है, 3 पे करना है, 4 पे करना है, और 0 तो है ही अपने पास, ये वाला। ठीक है, हमें तो इस इंटरवल में देखना है। तो अगर मैं 0 से 1 की बात करूं, x अगर 0 से 1 है तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है क्या? तो एफ डेस एक्स कैसा बना? नेगेटिव बन गया। ठीक है, एक मैं 3 से 4 में पहले देख लेता हूं। 3 से 4 में बात करूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कैसा बन गया? 1 से 3 में क्वाड्रेटिक है क्या? इस क्वाड्रेटिक के रूट भी आ ही रहे होंगे। इसको यहाँ नहीं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैं इसके रूट्स यहाँ निकाल देता हूँ, इस क्वाड्रेटिक के रूट। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालने हैं क्या? माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा 3x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाओ, 3 कॉमन ले लिया, तो x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दूं क्या? नहीं, ये बन गया 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकाल लोगे, x आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/3। तो एक रूट तो इसका आ रहा है 1 प्लस रूट 5/3। एक नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव वाला तो अपने काम का नहीं है। एक रूट इसके बीच में आ रहा है 1 प्लस रूट 5/3, ये अपने काम का है। नहीं, और ध्यान रखना इधर माइनस लगा हुआ है क्या? इधर माइनस लगा हुआ तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये आपको चेक करना है। करेक्ट? तो ये अगर आपने देख लिया कि एफ डेस एक्स के साइन ऐसे चल रहे हैं, कंटिन्यूअस तो है ही, कंटिन्यूअस अगर है तो 0 से 1 में तो डिक्रीज कर रहा होगा, 1 से इस वाले रूट तक इंक्रीज करेगा, फिर वापस डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो 0 से 4 में एक मिनिमा, एक और मिनिमा और एक मैक्सिमा ही आया होगा। तो 2 तो मिनिमा आए होंगे, एक मैक्सिमा आया होगा। टोटल कितने पॉइंट रहे होंगे? 3 रहे होंगे। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी डिफिकल्ट ही है भाई, आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। नहीं पिक करना चाहिए आपको, 5 में पिक कर रहे हो तो इस सवाल का नंबर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है ये भी कॉनिक सेक्शन का ही है, बट रिलेटिवली थोड़ा आसान सवाल है। सेंट्रिसिटी पे ही सवाल पूछा गया है। तो आपको बोल रखा है एक हाइपरबोला है, उसकी सेंट्रिसिटी 5/4 है, बट हाइपरबोला की लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये दोनों अननोन है, ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो ई स्क्वायर क्या लिख दूं? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही होता है क्या? ये तुम्हें गिवन है। इसेंट्रिसिटी 5/4 है तो कितना हो जाएगा? 25/16। 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 9/16। एक रिलेशन तो ये गिवन है। करेक्ट? दूसरा, इसके ऊपर कोई पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 8/√5 करके, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है अभी उसका? 12/5। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो किसी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन अगर लिखनी होती है x1 y1 से, कैसे लिखते हैं? टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन होगी x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। याद रखने का ये तरीका है, उल्टा कर दो x का जो भी कोफिशिएंट है, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1, और राइट साइड में क्या आता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही याद रखते हैं भी नॉर्मल की इक्वेशन। अपने पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से डिवाइड मार दूं क्या पूरी इक्वेशन को? यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है? 9/16,
वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू, ये तो 1 बन गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है क्या, उसकी वैल्यू 9/16 रख दी। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, x अपॉन एक्स वन 9y अपॉन 16y1 इज इक्वल टू, ये तो फिर से वही बन गया 25 अपॉन 16। करेक्ट, पॉइंट तुम्हें गिवन ही है, वैल्यू रख दो। तो ये पॉइंट अगर यहाँ रख दूं तो x अपॉन 8/√5 है क्या, ये बन जाएगा √5x अपॉन 8 प्लस 12/5 रखना है क्या, तो 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 9 इंटू 5y 16 इंटू 12 ये बचेगा, और इस साइड में तो 25/16 ही है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो भाई, 3 से कैंसिल कर दूंगा, 3 का फैक्टर है इधर 3, ये कितना है 4, 64 बन रहा है क्या, 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8√5x प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 64 तो गया 15y और 64 मतलब 4, यहाँ क्या आ गया 100। ये वो इक्वेशन है नॉर्मल की इक्वेशन, और ये दे रखी है तुम्हें, ये बोल रखा है ये तो क्या है, ये जो इक्वेशन आ रही है ये किस टाइप की आ रही है, ये इक्वेशन बन रही है 8√5x प्लस बीटा वाई प्लस गामा, तो बीटा की वैल्यू तो कितनी होगी 15 हो गई, गामा की वैल्यू 100 हो गई। आपसे गामा माइनस बीटा पूछ लिया विच इज 85, ये आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी भाई मॉडरेट ही है, इजी भी बोल सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, सेंट्रिसिटी तो आती है नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना तो आता ही है, पॉइंट भी गिवन है, सेटिस्फाई करवा दो। लास्ट जो सवाल है ये वेक्टर 3D का ही है, आपको 2 लाइन दे रखी है, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, बट सवाल ये है कि लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दे रखी, पहले आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पहली लाइन के बारे में बोल रखा है कि XY प्लेन में है और X और Y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, तो L1 के बारे में अगर मैं देखूं तो L1 2 प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो होगा, कौन सा प्लेन, X इंटरसेप्ट अगर 1/8 है, इसको ऐसे लिखूं क्या, X अपॉन 1/8 प्लस Y अपॉन 1/1 नहीं 1/4√2 इज इक्वल टू 1। एक प्लेन तो ये है, और कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है, तो Z क्या रहा होगा 0। इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 8x, ये तो जबरदस्ती किया, चलो कोई नहीं, वापस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4√2y इज इक्वल टू 1, इधर ले आओ 8x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4√2y, नहीं तो यहाँ से 8 कॉमन लूँ तो x माइनस 1/8 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड कर दो 1/8 इज इक्वल टू, ये हो गया y अपॉन माइनस 1 अपॉन 4√2 लिख दूं क्या, y माइनस 0 अपॉन ये। ठीक है, और इसको लिखूं तो क्या लिखूं, z माइनस 0 अपॉन 0। पहली लाइन आपको इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक काम करते हैं 8 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे को 8 से कर दूं क्या, 8 से मल्टीप्लाई करूँ सारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे, x माइनस 1/8 8 से मल्टीप्लाई करूँ कितना बन गया 1, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं y माइनस 0 माइनस √2, और ये कितना आ गया z माइनस 0/0। नहीं तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए हमें, पहली बात तो वो तो क्या हो गया 1/8 0,0, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर जो है p वेक्टर, उसको लिख दिया i माइनस √2j प्लस 0 के, लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली दूसरी लाइन को सिंप्लीफाई करो, L2 के बारे में भी ऐसा ही कुछ गिवन है, L2 के बारे में बोल रखा है कौन से प्लेन में है, ZX प्लेन में है, और x और z इंटरसेप्ट ये हैं, तो प्लेन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, -8x माइनस 6√3z इज इक्वल टू 1, एंड XZ प्लेन में तो y कितना रहा होगा 0। ठीक है, फिर से वही काम करो, सिंप्लीफाई करो, उधर ले जाओ 8x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6√3z, 8 कॉमन लेके नीचे डिवाइड कर दो 1/8, इधर भी लिख दूं क्या z माइनस 0 अपॉन माइनस 1/6√3, नहीं और ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 0। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं भाई 24 से कर दूं तो काम हो जाएगा, x प्लस 1/8 डिनोमिनेटर को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ कितना है 3, 24 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बच गया 4 बच गया, 4/√3 बच रहा है भाई, √3 का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो 24√3 से ही कर देता क्या, 24√3 से कर दूं तो ये कितना बचे 3√3, 24√3 से कर दूं तो ये कितना बचे 4 ही बचे क्या माइनस का, पहले इसको लिख लो
y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 24 √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 तो कैंसिल हो गया, कितना बचे माइनस। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए b, वो कितना है -1/8, 0, 0। एक उसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए q, ये कितना है 3√3i -4k कर दूंगे, नहीं बस इतना ही चाहिए होता है। तो लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है तो पहले तो ए बी वेक्टर लिखो, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, b माइनस ए कर दूं तो -1/8 माइनस ऑफ -1/8 -1/8 कितना हो गया -1/4i। ठीक है, एक p क्रॉस q निकाल लो, तो p क्रॉस q कितना हो गया i j k, ये i के कंपोनेंट है 1 -√2, ये कितना है 0, यहाँ है 3√3 और 0 -4। सिंप्लीफाई करो भी, p क्रॉस q i का कंपोनेंट आएगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, कितना हो गया 4√2i, और j का कंपोनेंट आएगा माइनस साइन के साथ -4 तो +4j, k का कंपोनेंट आएगा 0 प्लस हो गया 3√6k, ये हो गया। ठीक है, काफी इतना लिखना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बेसिकली वो क्या होती है, ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ही तो होती है किस पे, p क्रॉस q पे, तो ए बी डॉट p क्रॉस q डिवाइडेड बाई मोड ऑफ p क्रॉस q, यही तो आएगी। नहीं, ए बी का डॉट कर दो भाई इसके साथ, ए बी का डॉट ले लूं तो ए बी तो कितना ये रहा, i के साथ ही डॉट होगा खाली, 4 तो कैंसिल हो गया, कितना बना मोड ऑफ -√2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ कितना बन जाए 16 इंटू 2 32 प्लस 16 प्लस 9 इंटू 6 54 होता है क्या, करेक्ट। करो भी सिंप्लीफाई, -√2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 6, ये तो कितना हो गया 60 70 हो गया क्या, 102 हो गया क्या, नहीं, और 102 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, √2 का फैक्टर कैंसिल कर दो तो 1/√2 से डिवाइड करूं मतलब 2 से डिवाइड कर दो 51 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d है तो d² बताओ माइनस का, वो भी d⁻², तो d² तो कितना हो गया 1/51 और d⁻² कितने हो जाएगी 51, ये आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी डिफिकल्ट ही है, आपको पहले दोनों लाइन खुद से निकालनी पड़ेगी, ये पार्ट डिफिकल्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्लास में पढ़ते ही हैं, दो स्क्यू लाइंस के बीच की, क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था भाई। इस पेपर की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पहले सेक्शन 1 के जो 20 सवाल हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। ये वाला जो पार्ट है सेक्शन बी, इसमें 5 सवाल अगर आपने ढंग के पिक कर लिए तो आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और जो लोग आगे पेपर देने वाले हैं उनको भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 10 में से 5 पिक करने वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान से पिक करें। वो सवाल नहीं जो आपको आता है, वो सवाल नहीं, वो सवाल जो जल्दी हो जाएगा, उन सवालों को पिक करने की कोशिश करें, करेक्ट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट आगे की जितनी भी एग्जाम है उनके लिए। थैंक यू।